प्रपशु कोशिका जो थी, प्रागकोश है उसमें, जो प्रागकोश है उसमें प्रपशु कोशिका जो थी वो परिणत विभाजन के द्वारा दो प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं। पहली थी प्राथमिक भीतीय कोशिका, दूसरी थी उसको बोल रहे थे बीजाणुजन, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। तो प्राथमिक भीतीय कोशिका थी, दूसरी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका थी। तो अब देखते हैं कि अगले इसमें टॉपिक में प्राथमिक दो प्रकार की कोशिकाएं थी। देखिए, एक तो थी प्राथमिक भीतीय कोशिका, दूसरी जो थी प्राथमिक भीतीय कोशिका, दूसरी जो थी उसका नाम था प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, बीजाणुजन कोशिका, ये दो प्रकार की कोशिकाएं थी जिनका निर्माण किससे हुआ था? प्रपशु। जो प्रपशु कोशिका थी आर्किगोनिया, प्रपशु कोशिका, इसमें विभाजन हुआ था, और वो भी कौन सा? परिणत विभाजन, परिधि की हो। तो दो प्रकार की प्राथमिक भीतीय कोशिका बनी और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बनी। अब क्या होता है कि जो प्रागकोश था, प्रागकोश हमने देखा कि ये प्रागकोश है, जब इसका परिवर्धन होता है तो प्रागकोश है, इसके डेवलपमेंट के समय दो प्रकार प्रागकोश है, इसका जब डेवलप होता है तो दो संरचनाएं दिखाई देती है स्पष्ट रूप से। एक तो प्रागकोश भित्ति दिखाई देती है, प्रागकोश भित्ति मतलब प्रागकोश जिस सुरक्षात्मक भित्ति से घिरा होता है, मतलब प्रागकोश है एक सुरक्षात्मक भित्ति से घिरा होता है। तो प्रागकोश है उसमें स्पष्ट रूप से दो भाग दिखाई देते हैं, एक तो प्रागकोश भित्ति दिखाई देती है, दूसरा जो इसका भाग है वो दिखाई देता है, उसमें होती है बीजाणुजन कोशिकाएं। तो विद्यार्थियों, बीजाणुजन कोशिकाएं, ये दो भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। समझ रहे हैं कि प्रपशु कोशिका जो प्रागकोश था, इससे पहले हम और भी पीछे बैक की बात करते हैं कि जो पुतंतु योजी प्रागकोश जो किसके भाग हैं? पुंकेसर के, और चैप्टर का नाम है नर युग्मकोद्भिद विधि का परिवर्धन। तो जब नर युग्मकोद्भिद विधि का परिवर्धन होता है तो नर जननांग है उसके रूप में पुमंग पाया जाता है। पुमंग का एक सदस्य पुंकेसर था। तो पुंकेसर उसके तीन भाग थे, पुतंतु, योजी और प्रागकोश। पुतंतु लंबा पतला डंठलनुमा भाग था, योजी कनेक्टिव टिश्यू जो मधुद की कोशिकाओं का बना था, और प्रागकोश है सबसे ऊपरी भाग, इसी में प्राग जो लघु बीजाणु धानियां होती हैं वो बनती है। तो यहाँ प्रागकोश है, इस प्रागकोश है उसमें सबसे पहले बताया कि जब प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें प्रपशु कोशिका बनी थी। प्रपशु कोशिकाएं हैं, ये विभाजन से दो प्रकार की कोशिका बनाती है। अब प्राथमिक भीतीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, ये प्रपशु कोशिका विभाजन से बनी थी। अब प्राथमिक भीतीय कोशिका है, इससे तो किसका निर्माण होता है? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होता है, इससे किसका निर्माण होता है? ये कहें कि प्राथमिक भीतीय कोशिका है, इससे तो निर्माण होता है प्रागकोश भित्ति का निर्माण होता है, और जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है इससे निर्माण होता है बीजाणुजन कोशिकाओं का निर्माण होता है। बीजाणुजन कोशिकाएं हैं वो बनती है, बीजाणुजन कोशिकाएं, इसको बीजाणुजन उत्तक भी कहते हैं, बीजाणुजन उत्तक। तो इनका निर्माण होता है। अब ये बोल सकते हैं कि जो परागकोश है इनका निर्माण तो हो गया, अब परागकोश है उसमें ये बोल सकते हैं कि दो भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, एक तो परागकोश भित्ति और एक बीजाणुजन कोशिकाएं हैं वो दिखाई देती है, दो प्रकार की। अब परागकोश भित्ति है, इसमें हो रहा है आगे डिटेल से कि जो परागकोश भित्ति है, इस परागकोश भित्ति के अंदर इसके अंदर 4 स्तर पाए जाते हैं। परागकोश भित्ति इसके अंदर भी, इसके अंदर है वो स्पष्ट रूप से 4 स्तर हैं वो दिखाई देते हैं। 4 स्तर हैं वो कौन कौन से हैं, चित्र के माध्यम से हम पहले देखते हैं कि एक लघु बीजाणुधानी जो होती है, देखिए जो
परागकोश होता है उसमें देखिए लघु बीजाणु धानियां, परागकोश एक परागकोश है उसमें कितनी 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं। तो ये बीजाणुजन कोशिकाएं इन ये बीजाणुजन उत्तक है, बीजाणुजन उत्तक। अब इसके अंदर स्तर है, ये चार लघु बीजाणु धानियां इसके अंदर। सबसे देखिए इसके अंदर सबसे बाहर की ओर जो परत होती है, ये एक तो लघु बीजाणु जो परागकोश होता है उसके अंदर सबसे भारी परत होती है, उसको तो बोलते हैं बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा उसको बोलेंगे बाह्य त्वचा, सबसे बाहरी ओर जो परत होती है। और ये किसमें दिखाई दे रही है? परागकोश भित्ति है। ये एक परागकोश भित्ति है, उसमें ये भाग दिखाई देते हैं। एक तो परागकोश भित्ति जो सबसे बाहर की ओर भित्ति है, वो एक बीजाणुजन कोशिका है, बीजाणुजन उत्तक है। ये इसके अंदर बीजाणुजन उत्तक भी होता है। तो बीजाणुजन उत्तक होते हैं, ये क्या है? ये बीजाणुजन आगे देखेंगे इनको कि बाह्य त्वचा परागकोश भित्ति है, उसमें 4 स्तर दिखाई देते हैं। सबसे बाहर की ओर बाह्य त्वचा, उसके नीचे है जो दिखाई देता है जो भाग है उसको बोलते हैं अंतस्थीसियम। अंतस्थीसियम उसको बोलेंगे अंतस्थीसियम। फिर बाह्य त्वचा अंतस्थीसियम, उसके नीचे होती है 1 से 3 परत। इसमें जो सबसे बाहर की ओर तो ये हो गई, इसमें ये एल्फा कण भी पाए जाते हैं। देखिए इसमें जो अंतस्थीसियम जो होती है, इस परत के अंदर कुछ एल्फा कण, उनकी रेखेदार पट्टियां भी बनती हैं, रेशेदार पट्टियां बनती हैं, और इस कारण ये यू आकार की हो जाती है। यू आकार की होती है, ये आर्द्रता ग्राही की होती है और जल की कमी हो जाती है, तो फिर स्फुटन हो जाता है। तो बाह्य त्वचा, अंतस्थीसियम, और फिर इसके अंदर 1 से 3, 1 2 3 परतों का एक स्तर होता है, उसको बोलते हैं मध्य परत। मध्य परत। और सबसे अंदर है, इसके अंदर की ओर है, वो होती है टेपिटम। टेपिटम होती है। तो इस तरह से 4 लघु बीजाणु धानियां एक रूप में, जैसे हम ये देखें एक ही ओनली अकेले केवल एक की बात करेंगे लघु बीजाणु, जैसे एक पूरा परागकोश उसमें 4 लघु द्विपालित परागकोश होता है, उसमें 4 लघु बीजाणु धानियां बनती है। तो एक है इसमें, ये ओनली 4 हैं। अब इस एक को दर्शाते हैं, एक को जैसे इस तरह से दर्शा दिया, सबसे भारी परत है, उस सबसे भारी परत को तो कह दिया बाह्य त्वचा। देखिए 1 2 3 सबसे बाहरी जो परत होती है वो इस तरह से होती है, इस तरह से दर्शाया है एक को। जैसे सबसे बाहर की ओर जो परत होती है उसको तो बोल दिया बाह्य त्वचा। एकल अकेली रूप में ही इसको मैं बता रहा हूँ, ये है, इसको बोलते हैं बाह्य त्वचा। इसके नीचे जो होती है उसको बोलते हैं, जिसमें रेशेदार पट्टियां एल्फा सेलुलोज के कण हैं उनका जमाव हो जाता है, जिसके कारण इसको बोलते हैं अंतस्थीसियम। अंतस्थीसियम, इसको अंतस्थीसियम कहते हैं। बाह्य त्वचा अंतस्थ। 1 से 3, देखिए 1 2 3 परतों का एक स्तर होता है, उसको बोलते हैं मध्य परत। उसको बोलते हैं मध्य परत। और इसके अंदर फिर अंत में सबसे ये बीजाणुजन उत्तक होते हैं। बीजाणुजन है, इसके चारों ओर एकल परत। बीजाणुजन उत्तक जिससे मात्र कोशिका का निर्माण होगा, बीजाणुजन उत्तक है, इसके चारों ओर एकल परत के रूप में ये टेपिटम पाई जाती है, इसको बोलते हैं टेपिटम। टेपिटम पोषुतक बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं पोषुतक। तो एक परागकोश है, उसमें 2 भाग, परागकोश भित्ति, बीजाणुजन। परागकोश भित्ति है, उसमें क्या पाया जाता है? परागकोश भित्ति है, उसमें 4 स्तर पाए जाते हैं। 4 स्तर हैं, वो कौन कौन से, मैं नाम लिख रहा हूँ। 4 स्तर हैं वो कौन कौन से? एक तो होता है बाह्य त्वचा, दूसरा अंतस्थीसियम, अंतस्थीसियम होता है, चौथा जो होता है उसको, तीसरा भाग होता है वो मध्य परत होता है, और फिर होता है टेपिटम। इन सभी को मैं बता रहा हूँ एक बार। देखिए ये एक परागकोश है, इसके अंदर 4 लघु बीजाणु धानियां हैं। एक लघु बीजाणु धानी उसकी बात करते हैं, उसकी परागकोश भित्ति है। उसकी बात है कि परागकोश है, उसमें परागकोश भित्ति में ये परागकोश भित्ति है। परागकोश भित्ति के 4 भाग वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। बाह्य त्वचा क्या होता है? बाह्य त्वचा सबसे बाहरी
एक इसका विस्तृत रूप ये है। तो बोलेंगे कि परागकोश जो भित्ति होती है इसके अंदर है, परागकोश भित्ति है, इसके अंदर सबसे बाहरी भाग होता है उसको बाह्य त्वचा कहते हैं। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो दीर्घित होती हैं और मोटी होती है। ऐसी बाह्य त्वचा सबसे बाहरी परत होती है और इसकी कोशिकाएं होती हैं वो मोटी होती हैं और दीर्घित होती हैं, लंबी होती हैं। ये करती क्या है, ये परागकोश जो भित्ति है, परागकोश भित्ति है, इसके अंदर और जो सभी भाग हैं उन सब की सुरक्षा करने का कार्य बाह्य त्वचा करती है। पहला भाग हो गया। दूसरा है अंतस्थीसियम। अंतस्थीसियम इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोथीसियम, इसको एपिडर्मिस, एपिडर्मिस बोल दिया, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम क्या होती है, बाह्य त्वचा के नीचे, एक बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे है वो अंतस्थीसियम पाई जाती है। अंतस्थीसियम की जो परत होती है, ये जो परत होती है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, इसकी आंतरिक जो सतह होती है, मतलब अंतस्थीसियम की जो कोशिकाएं होती है इनकी आंतरिक सतह है, वहां पर क्या होता है, वहां पर एल्फा सेलुलोज के कण जम जाते हैं। एल्फा सेलुलोज जो स्टार्च है, बहुलक है, सेलुलोज, सेलुलोज जो पदार्थ बनता है जैसे पादपों में सेलुलोज, तो एल्फा सेलुलोज है वो बनता है। तो बाह्य त्वचा के नीचे अंतस्थीसियम परत होती है, इसकी आंतरिक सतह उस पे एल्फा सेलुलोज के कण है वो जम जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एल्फा सेलुलोज के कण जैसे जमेंगे तो ये मोटी, ये दीर्घित होती है, मतलब रेशेदार पट्टियां बन जाती हैं। एल्फा सेलुलोज के जमाव के कारण रेशेदार पट्टियां बन जाती हैं अंतस्थीसियम परत इसकी कोशिका। तो एल्फा सेलुलोज के कण हैं, इनकी रेशेदार पट्टियां जम जाती हैं, जिनकी वजह से ये यू आकार की हो जाती है, यू आकार की होती है। क्यों होती है, एल्फा सेलुलोज है, इनकी रेशेदार पट्टियां वो आंतरिक सतह पर जम जाती हैं, जिसकी वजह से यू आकार की होती हैं और दीर्घित होती है, दीर्घित होती है, चपटी होती है। तो दीर्घित, चपटी होती है, एल्फा सेलुलोज है, इसके जमाव के कारण रेशेदार पट्टियां हैं, एल्फा सेलुलोज के कण जम जाते हैं, रेशेदार पट्टियां बन जाती हैं, यू आकार की हो जाती है, चपटी हो जाती है, दीर्घित हो जाती है। कौन, अंतस्थीसियम है उसकी कोशिका। तो बाह्य त्वचा के नीचे अंतस्थीसियम, इसमें एल्फा सेलुलोज के कण जमे और एल्फा सेलुलोज कण जमने से क्या हुआ, यू आकार की कोशिकाएं बन गई। ये क्या करती हैं, ये आर्द्रता ग्राही होती है, मतलब नमी को अवशोषित करने वाली होती हैं, और नमी को जैसे ही अवशोषित करती हैं तो जब परागकोश का स्फुटन होता है, मतलब परागकोश से जैसे ही परिपक्व है तो परागकण मुक्त हो जाएंगे, परागकोश का स्फुटन हो, परागकण मुक्त हो जाएंगे। तो परागकण है मुक्त होते हैं तो उस समय ये जैसे ही शुष्कता अवस्था आ जाएगी, मतलब आर्द्रता ग्राही की होती है, जल को अवशोषित करेगी, लेकिन जैसे शुष्कता आ जाएगी तो ये फट जाएगी और परागकण वो बाहर निकल आते हैं। प्यारे विद्यार्थी, बाह्य त्वचा, अंतस्थीसियम, दूसरे दो बातें हो गई। इसके बाद में इसका तीसरा भाग आता है मध्य परत। मध्य परत क्या, ये सबसे बाहरी स्तर हो गया, फिर ये एल्फा सेलुलोज के कण हैं, इनके जमाव से एक आवरण हो गया, फिर इसके नीचे क्या है, इसके नीचे 1 2 3 परतों का एक पतली लेयर होती है। तो 1 2 3 पतली परतों की एक लेयर होती है जो अल्पकालिक होती है, मतलब बहुत कम समय के लिए जीवित रहने वाली होती है, और पतली भित्ति युक्त होती है, जो क्या है 1 से 3 परतों की मध्य परत होती है, 1 से 3 लेयर होती है, पतली परत वाली होती है, और ये अल्पकालिक कुछ ही समय के लिए, मतलब अल्पकालिक होती है, बहुत कम समय तक के लिए जीवित रहती है, ये नष्ट हो जाती है। तो ये 3 तो शीघ्र नष्ट हो जाती हैं, ये सुरक्षा करेगी, और ये यू आकार की दीर्घित थी और एल्फा सेलुलोज के कण जमे थे स्फुटन में। अब नीचे है टेपिटम, तो टेपिटम में जैसे परागकण बनेंगे, ये अल्पकालिक के लिए होती है, ये स्फुटन में आएगा और मुक्त होकर के परागकण बाहर आ जाते हैं। अब बाह्य त्वचा, अंतस्थीसियम, मध्य परत हो गया, मध्य परत अल्पकालिक होगी और 1 से 3 लेयर होती है। उसके बाद में इसका भाग टेपिटम, अंतिम भाग होता है टेपिटम। टेपिटम क्या होता है, टेपिटम होता है कि इस परागकोश भित्ति है, इसके अंदर 4 भाग है, उनमें तो बीजाणुजन कोशिकाएं जो होती है, इसमें 2 प्रकार की बताई, परागकोश, जो परागकोश होता है इसमें परागकोश भित्ति होती है, बीजाणु। तो बीजाणुजन जो कोशिकाएं हैं या बीजाणुजन जो ऊतक हैं, उनके चारों ओर एक परत के रूप में पाई जाती है, उसको बोलते हैं टेपिटम। तो वो टेपिटम होती है, ये क्या है, इस टेपिटम, ये टेपिटम परत होती है, सबसे आंतरिक परत होती है, बहुकेंद्र की होती है, ये बहुकेंद्र की होती है,
बहुकेंद्र की और सघन जीवद्रव्य युक्त होती है। तो टेपिटम सबसे आंतरिक परत होती है, बहुकेंद्र की होती है, और ये तो सबसे आंतरिक परत है ये टेपिटम और बहुकेंद्र की है। इसके अलावा जो टेपिटम जो परत होती है इसमें जो केंद्रक होते हैं वो एकदम स्पष्ट होते हैं, तो स्पष्ट केंद्रक युक्त टेपिटम होती है। अब ये आवर्त भी जो पादप हैं, जो टेपिटम होती है, ये टेपिटम दो प्रकार की होती है। एक तो अमीबीय होती है, अमीबीय टेपिटम होती है। दूसरी जो होती है उसको बोलते हैं स्रावी। स्रावी इसका मतलब क्यों कि जब टेपिटम बनती है ना, ये टेपिटम बनती है तो इस टेपिटम में बनती है तो इस तरह से अमीबा में जिस तरह से कूटपाद बनते हैं, अमीबा है उसमें कूटपाद बनते हैं, तो अमीबा की तरह इसमें गति होती है प्राणी में। तो अमीबीय टेपिटम होती है, दो प्रकार की अमीबा की तरह कूटपाद बनते हुए दिखते हैं, तो इसका नाम दिया अमीबीय। एक स्रावी, पतला, ये स्राव मुक्त करती है, तो टेपिटम है एक स्राव मुक्त भी करती है, तो स्रावी ग्रंथिल, तो इसको स्रावी या ग्रंथिल भी बोलते हैं, ग्रंथिल। तो दो प्रकार की अधिकांश आवर्तबीजी पादप होते हैं। पूछा जाता है अधिकांश आवर्तबीजी पादप है उनमें कौन सी प्रकार की टेपिटम पाई जाती है, तो अधिकांश जो पादप होते हैं उनमें जो टेपिटम होती है वो स्रावी प्रकार की होती है। तो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे जो परागकोश है, ध्यान से देखिए, अच्छा टॉपिक है परागकोश हम पढ़ रहे हैं। इस परागकोश का जब विकास हुआ था तो उस विकास की प्रारंभिक अवस्था है उसमें कोशिकाएं हैं, कुछ कोशिकाएं होती हैं, वो क्या हो गई थी, आकार में बड़ी हो गई थी, सघन जीवद्रव्य युक्त हुआ था, सघन जीवद्रव्य युक्त थी, उनमें कुछ परिवर्तन हुआ था और परिवर्तन के फलस्वरूप है वो एक किसके रूप में कार्य, एक मात्र कोशिका के रूप में कार्य करने लगती है, और उन कोशिकाओं को, उस कोशिका का नाम दिया था प्रपशु कोशिका। फिर प्रपशु कोशिका है उसमें विभाजन होता है, परिणत विभाजन, जिसमें प्राथमिक द्वितीय कोशिका बनी और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका दो बनी। प्राथमिक द्वितीय कोशिका है उससे तो परागकोश भित्ति बनी, और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं उससे बीजाणुजन कोशिकाएं बनी। अब परागकोश भित्ति में भी चार भाग थे, बाह्य त्वचा, अंतःस्थितिय, मध्य परत और टेपिटम, चार भाग। बाह्य त्वचा है, फिर से देखिए क्या था, सबसे बाहरी स्तर होता है, ये जो लघु बीजाणुधानी होती है उसके अंदर जो ये लघु बीजाणुधानी होती है, इसके अंदर जो सभी भाग जो हैं, मतलब सभी भागों की सुरक्षा करने का कार्य करती है। बाह्य त्वचा सबसे बाहरी स्तर होता है। बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे अंतःस्थितियम होता है, ये अंतःस्थितियम होती है, ये क्या है, इसमें अल्फा सेलुलोज के कण जम जाते हैं, और इसकी जो कोशिकाएं हैं जिसकी वजह से ये क्या है, दीर्घित होती है, मोटी होती है, क्यों, अल्फा सेलुलोज के कण वो जम जाते हैं, तो दीर्घित होती है और मोटी होती है, और ये अल्फा सेलुलोज के कण जम जाने के कारण रेशेदार पट्टियाँ हो जाती हैं, और उसकी वजह से फिर ये क्या करती है, आर्द्रताग्राही प्रकृति की होती हैं, और आर्द्रता ये नमी अवशोषित करके जब परागकणों का पूर्ण निर्माण होता है परागकोश के स्फुटन में सहायक होती है। तो पूछा जाता है अंतःस्थितिय परत होती है, इसका कार्य क्या है, और प्रकृति कैसी होती है, आर्द्रताग्राही की होती है, और जल की कमी है, जल की कमी से ये क्या होती है, जल की कमी महसूस करके स्फुटन हो जाता है, फिर इसका तो नमी करती है। उसके नीचे मध्य परत होती है, मध्य परत होती है 1 से 3 लेयर होती है, अल्पकालिक होती है, और इसकी जो परत होती है बहुत ही चपटी होती है, पतली होती है, तो पतली चपटी अल्पकालिक के लिए होती है, तो ये तो शीघ्र घुल जाती है। उसके बाद टेपिटम आती है, सबसे आंतरिक परत होती है टेपिटम। तो टेपिटम है, बीजाणुजन ऊतक होते हैं उनके चारों ओर है, ये टेपिटम परत है, इसका एक आवरण पाया जाता है, बीजाणुजन ऊतक है, इसके चारों ओर एक एकल आंतरिक स्तर होता है, टेपिटम बोलते हैं इसको। ये टेपिटम क्या करती है, ये टेपिटम है जो इसके कार्य है वो क्या क्या है, देखिए, जब परागकण बनेंगे तो परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य जो होता है वो टेपिटम का ही होता है। टेपिटम विकासशील हैं या परिवर्तनशील जो परागकण है उनको पोषण प्रदान करने का कार्य है वो टेपिटम करती है। और एक ये पोलन कीट, जब परागण की क्रिया जो होती है, परागण की क्रिया होती है, तो परागण की क्रिया के समय पोलन कीट बनता है एक रसायन, तो वो पोलन कीट रसायन जो बनता है उसका निर्माण टेपिटम के द्वारा होता है।
एक जो परागकण बनते हैं उनका जो बाह्य चोल जो बनाता है, तो बाह्य चोल जो बनता है परागकणों का वो टेपिटम ही बनाती है। क्यों बनता है? क्योंकि टेपिटम है, इसके द्वारा एक रसायन बनता है जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। वो स्पोरोपोलेनिन क्या करता है, परागकण है उसके चारों ओर एक स्पोरोपोलेनिन एक आवरण बनाता है, उसको बाह्य, तो परागकण के चारों ओर एक आवरण होता है जिसको बाह्य चोल कहते हैं, उसके नीचे अंतःचोल होता है। तो बाह्य चोल का निर्माण स्पोरोपोलेनिन करता है। स्पोरोपोलेनिन क्या होता है? स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा रसायन होता है जिसकी वजह से परागकण लंबे समय तक जीवित रहते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, यानी अंकुरित परागण की क्रिया के लिए वो लंबे समय तक रह सकते हैं। उस स्पोरोपोलेनिन है उसको न तो कोई भौतिक न कोई जैविक घटक है उसको नहीं अपघटित कर सकता। तो टेपिटम है वो ये दो प्रकार की अमीबीय थी, स्रावी थी, और टेपिटम है इसके कार्य क्या हैं, पोलन कीट का निर्माण करती है, स्पोरोपोलेनिन का निर्माण करती है, बाह्य चोल बनाती है। और स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, एक जैविक एक ये स्पोरोपोलेनिन एक रसायन होता है जिसको न तो जैविक और न भौतिक कोई घटक है वो इसको अपघटित नहीं कर सकता। उसके बाद में एक ये भी है कि जो टेपिटम होती है ना, इसकी प्रकृति है वो वसा होती है, मतलब टेपिटम है इसके अंदर, टेपिटम है ये वसीय प्रकृति की एक गोलाकार संरचना होती है। जो टेपिटम जो होती है एक गोलाकार वसीय प्रकृति की संरचना होती है, मतलब वसा होती है, वसीय प्रकृति की संरचना होती है। तो टेपिटम एक वसीय प्रकृति की गोलाकार संरचना होती है जिसमें क्या होता है, ये बाद में क्या होता है, इसके चारों ओर ये स्पोरोपोलेनिन रसायन है इसका जमाव हो जाता है। जैसे ही स्पोरोपोलेनिन का जमाव हो, जब दो बातें हैं, एक तो प्रोयूबिस्काय और एक होता है यूबिस्काय। तो प्रोयूबिस्काय और यूबिस्काय में क्या अंतर देखिए कि जो टेपिटम होती है इसकी प्रकृति होती है वसीय प्रकृति गोलाकार संरचना, लेकिन जैसे ही स्पोरोपोलेनिन का जमाव हो जाता है तो प्रोयूबिस्काय ये इसमें यूबिस्काय में बदल जाता है। तो प्रोयूबिस्काय है वो यूबिस्काय में कब बदलता है, जब स्पोरोपोलेनिन है वसीय प्रकृति के चारों ओर स्पोरोपोलेनिन का जमाव हो जाएगा तो ये यूबिस्काय में बदल जाता है। तो ये है एक, मान लो कि टेपिटम है इसका ह्रास विकास से पहले ही हो जाए, टेपिटम का ह्रास पहले ही हो जाए, मतलब इनका परिवर्धन, टेपिटम है इसका पूरी तरह से विकास हुआ ही नहीं है, पहले ही नष्ट हो जाए, तो जो परागकण होते हैं वो बंधे हो जाते हैं, वो निषेचन योग्य नहीं रहेंगे, परागण की क्रिया नहीं करेंगे वो। तो यदि समय से पहले ही ह्रास हो जाए इस टेपिटम का तो परागकण वो बंधे रह जाते हैं। ये बातें थी। तो प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, इसमें प्राकोष भित्ति में 4 स्तर हो गए। उसके बाद में बीजाणुजन उत्तक बीजाणुजन कोशिकाएं क्या होती है, बीजाणुजन उत्तक कोशिकाएं हम बोलेंगे कि टेपिटम है इसके, ये टेपिटम है इसके चारों बीजाणुजन उत्तक है ये पाए जाते हैं। बीजाणुजन उत्तक इससे लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है, और लघु बीजाणु मात्र कोशिका है उससे किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु का निर्माण होता है, यानी बीजाणुजन कोशिकाएं हैं, इनसे पहले तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनेगी, फिर उनसे लघु बीजाणु बनेगी। और पराकोष भित्ति इसमें 4 स्तर हैं। तो ये हमने देखा। इसके बाद में आगे पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया। ये हमने टॉपिक क्लियर है। देखा, जो भी दिक्कत हो कमेंट्स बॉक्स में, चैनल को सब्सक्राइब करना और अध्ययन जारी रखें। थैंक यू।